नमस्कार साथियों, मैं ओमदत्त मिठास स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रहार पर। आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं NCF 2005 के बारे में। दोस्तों, ये देखा जाए तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि अगर तुम कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, टेट का तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जो KVS और DSSB रीट के लिए या फिर आपका आगामी परीक्षा CTET के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए केवल NCF का जो निचोड़ है वो आपको देने का प्रयास करेंगे। और देखो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जो आज पढ़ रहे हैं, हमारा जो पाठ्यक्रम है, और NCF मुख्यतः बात करता है कि कक्षा 1 से लेकर के और जो 12वीं तक की कक्षा होती है उसमें किस स्तर पर और क्या पाठ्यक्रम रखा जाए, इसकी चर्चा NCF में की गई है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं कि आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। हमारी शिक्षा पहले भी तो चल रही थी, लेकिन NCF हमारे शिक्षा के विषय में एक ऐसा, मैं इसको एक एक्ट न मान करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ मानता हूँ। ये सभी विद्यार्थियों के लिए ही नहीं अपितु समस्त शिक्षकों के लिए भी एक ग्रंथ का काम करता है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझाता है। चलो देखते हैं, बढ़ते हैं वीडियो को लंबी ना करते हुए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे हम पहले समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, पहले भी पाठ्यक्रम चलता आ रहा था, लेकिन वो पाठ्यक्रम इतना संकुचित था कि जो भी हमारी बुक में दिया हुआ है, टीचर हमें केवल वही पढ़ा देते थे। उनका हमें विद्यालय ज्ञान से ज़्यादा कुछ देने वो नहीं हमें प्रोवाइड कराते थे। लेकिन पहले केवल वो हमें पुस्तकीय ज्ञान तक ही आप सीमित रखते थे। NCF 2005 के आने के बाद में हमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं और बच्चों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं जिसमें कि बच्चा खेल कूद करके या फिर खुद अवलोकन करके बाहर की परिस्थितियों में खुद को ढाल करके ज्ञान प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, पूर्व प्रचलित पाठ्यक्रम का संकुचित आधार, पहले केवल बुक्स में से नॉलेज दे देते थे, बच्चे बस बैठ के पढ़ते रहते थे, अध्यापक आ रहे हैं बस बोर्ड ही छापने में लगे हुए हैं, बच्चों से बोल देते थे कि बच्चों लिख लो और मैं कल पूछूंगा आपसे, बस, और ज़्यादा कुछ था नहीं, केवल पुस्तकीय ज्ञान। अध्यापक बच्चों को क्लास में आकर के खड़ा कर देते थे कि हाँ भाई खड़ा हो जा और पढ़। जो भी बच्चे ने पढ़ दिया उसको बस एक बार टीचर एक्सप्लेन कर देते थे और कह देते कि बच्चों इसको याद कर लाना। व्यक्तिगत भेदों का कक्षा में स्थान न मिलना। तो दोस्तों, पहले जो उच्च वर्ग था वही उसी को केवल कक्षा में स्थान दिया जाता था और जो निम्न क्लास के निम्न वर्ग के जो छात्र थे उनको क्लास में अलाउ ही नहीं करते थे। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, पहले केवल शिक्षा में शिक्षकों को ही महत्व दिया जाता था। तकनीकी एवं शिक्षण सामग्री का अभाव। दोस्तों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारा एक था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि 1986 से और 1987 में लागू हुआ। 1986 से पहले दोस्तों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अध्यापकों के पढ़ाने के लिए क्लासरूम में बोर्ड तक नहीं थे, मार्कर नहीं होते थे, या फिर और भी जो सामग्री होती हैं, पट्टियाँ नहीं होती थी, बच्चे धरती पे बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो 1986-87 में आया था हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। पहले बहुत दुर्गति होती थी क्लास की। अब नेक्स्ट है, सॉरी ये तो हो चुका। अब इस जो NCF 2005 है वो एक ऐसा नहीं है कि पहली बार ही जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पहली बार 2005 में आई, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो हमारा सबसे पहला संस्करण था NCF का वो आया था 1975 में। दोस्तों, जब NCF जब बनी थी तब उसमें एक प्रावधान किया गया था कि जो NCF है उसकी हर 5 साल बाद उसका सर्वे होगा और जो भी NCF में जो कमियां पाई जाएंगी उनको संशोधित किया जाएगा। तो अलग अलग टाइम पे जो संशोधन होते आए, उस सबसे पहले हमारी NCF आई थी 1975 में, उसका संशोधित रूप आया 1988 में, उसका संशोधित रूप 2000 में, और जो अभी लागू है वो NCF 2005 है। ये सबसे नवीनतम दस्तावेज है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, NCF
जो दस्तावेज है, इसे दस्तावेज ना कह करके मैं एक ग्रंथ बोलूँगा, क्योंकि इस एनसीएफ में दोस्तों 180 टोटल पृष्ठ थे, जिनमें 5 अध्याय और 2 परिशिष्टों को सम्मिलित किया गया था। 5 अध्याय और 2 परिशिष्टों में सारी एनसीएफ को समाहित किया गया था। अब जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 है, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। एक पहले भी प्रोफेसर यशपाल के द्वारा ही एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था यशपाल समिति। उसका जो मुख्य आधार था उस समिति का वो था कि शिक्षा बिना बोझ के बच्चों के ऊपर बहुत सारा, देखो दोस्तों, बच्चों आज तुम देखोगे, आज नहीं पहले देखोगे तो दोस्तों बच्चे में जितना वजन नहीं होता था उससे ज़्यादा उसके बैग में वजन होता था। तो जो हमारी समिति बनी थी यशपाल समिति, उसने सुझाव दिए कि बच्चों के ऊपर किताबों का बोझ लादना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि उसको विद्यालयी शिक्षा से थोड़ा इतर हमें वातावरण में भी शिक्षा, उन्हें अपनी सामाजिक जिंदगी में भी शिक्षा देनी चाहिए। दोस्तों प्रोफेसर यशपाल के साथ साथ 38 अन्य सदस्य थे जिन्होंने एनसीएफ में भाग लिया था, और 3 हमारी एनसीईआरटी के भी सर्वेक्षक थे। और ये जो एनसीएफ 2005 आई थी ये यशपाल समिति से बहुत ही प्रभावित थी। यशपाल समिति की अनुशंसा पर ही एनसीएफ 2005 का जन्म हुआ है। और इस एनसीएफ 2005 की विशेषताएं मैं बता दूं तो जन सामान्य की अपेक्षाओं से संबंधित, आजकल जो भी हम बच्चों से उनके गार्जियन अपेक्षा रखते हैं उसी से संबंधित बच्चों को जानकारी दी जाए, उसी से संबंधित बच्चों को शिक्षा दी जाए, इस पर आधारित है। सेकंड है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो बच्चों के ही हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चे को कोई परेशानी है, मान के चलो आज बच्चे को फीवर है, तो आज उसको ना पढ़ा करके क्यों ना उसे कल पढ़ाया जाए। तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, पहले तो जैसा टीचर पढ़ा देते थे बच्चे बस उसी को रट लेते थे। प्रजातांत्रिक मूल्य, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता। तो दोस्तों प्रजातांत्रिक मूल्य जैसे कि समूह की भावना, बच्चों को साथ एक ही कक्षा में पढ़ाएंगे तो उनमें प्रजातांत्रिक मूल्य का विकास होगा। राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता जैसे कि दोस्तों सर्वधर्म समभाव की नीति, बच्चे एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़े रह सकें। अवलोकनात्मक शिक्षा, बच्चों को दोस्तों क्यों ना ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाएं कि बच्चे खुद उनका प्रैक्टिकल करके, उनकी जांच पड़ताल करके अपने ज्ञान का निर्माण करें। सुझाव, इस समिति के, इस एनसीएफ के सुझाव क्या क्या हैं मेनली हम फोकस करेंगे, 1 2 3 4। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो आज की क्लास है, आज का लेक्चर, वो एनसीएफ का पूरा निचोड़ है। और जहाँ तक दोस्तों मेरा अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इतर कोई प्रश्न आने वाला है, तो इसी को आप अच्छे से फोकस करके समझिएगा। सबसे पहला सुझाव क्या है दोस्तों कि शिक्षा बिना बोझ के। देखो दोस्तों एनसीएफ जो है वो काफ़ी हद तक यशपाल समिति से प्रभावित है। तो यशपाल समिति का थीम ही दोस्तों क्या था कि शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो मोटी मोटी किताबों का बोझ ही शिक्षा नहीं है, उसको समाज से जोड़ करके पढ़ाया जाए, क्यों ना उसके जो भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए उनको शिक्षा दी जाए। दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा। दोस्तों पहले जो पाठ्यक्रम था उसमें व्यावसायिक शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत क्या, कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बच्चों को एक ही पाठ्यक्रम केवल रटाया जा रहा था कि बच्चों तुम ये रट लो, ये रट लो। और अब जो है क्यों ना 8th तक सभी के लिए समान शिक्षा हो। जैसे कि कोई बच्चा है वो मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसके लिए क्या है कि उसको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। वो नहीं डॉक्टर बन सकता तो क्यों ना कुछ उसके मानसिक स्तर के हिसाब से कुछ ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए जिससे वो अपने घर की दिनचर्या को कम से कम चला सके। अलग अलग पाठ्यक्रम, तो दोस्तों 8th तक तो पाठ्यक्रम सबका समान ही है, लेकिन अलग अलग पाठ्यक्रम इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी का मानसिक स्तर इतना अच्छा होता है कि वो सभी विषय वस्तु को आराम से समझ लेता है। मूल्यों का विकास,
हमारे नैतिक मूल्य, हमारे सामाजिक मूल्य, समूह की भावना और जो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो, क्यों ना उन मूल्यों का विकास किया जाए, इसका बहुत ही फोकस किया गया है हमारी एनसीएफ 2005 में। दोस्तों, ये हमारे एनसीएफ 2005 का निचोड़ मुख्यतः इन 5 सिद्धांतों में ही आके समाहित हो जाता है। हम इन 5 सिद्धांतों को समझ गए तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एनसीएफ का एक पूरा ओवरव्यू सम्मिलित हो जाएगा। तो क्या था एनसीएफ 2005 का सबसे पहला सिद्धांत? इनको दोस्तों हम एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत भी बोलते हैं। एनसीएफ में किसी भी आज की पाठ्यचर्या में इनमें से ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो अछूता रहा हो। इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी पूरी एनसीएफ घूमती है और कहीं ना कहीं इन 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन 5 सिद्धांतों के प्रति हमने अगर अपनी समझ डेवलप कर ली तो एनसीएफ से आने वाला 1-2 फैक्ट को छोड़ करके जो भी पेडागोजी है वो हमारी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। और शायद है कि कोई प्रश्न आपसे अछूता रहे तो सबसे पहला सिद्धांत है स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। दोस्तों, केवल किताबों का रट्टा मरवा देना ही शिक्षा नहीं है। हमें विद्यालय में जो भी शिक्षा मिल रही है उसे कहीं ना कहीं अपने सामाजिक जीवन पर अप्लाई करके सीखना चाहिए। तो स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटंत्र प्रणाली से मुक्त चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करना। दोस्तों, एनसीएफ हमें अवसर प्रदान करती है कि हम क्यों ना बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं जिससे कि उसका चहुमुखी विकास हो सके। बच्चे को याद ना कराने की जगह पे, रट्टा ना मरवाने की जगह पे उसकी हम समझ को विकसित करें। दूसरा पॉइंट हो चुका। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये है कि हम शिक्षा किसके लिए है? शिक्षा बच्चों के लिए ही तो है। तो हमें शिक्षा को बच्चों के ऊपर थोपना नहीं है, जैसे बच्चों के हिसाब से हमें पढ़ाना है। आज बच्चा बीमार है तो आज उसको ना पढ़ाया जाए, उसकी कल क्लास ले लो, उसको कल शिक्षा दे दो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये समझ लो कि आपने चैप्टर पूरा होने के बाद में पीछे देखा होगा, जो अगर सीबीएसई वाले हैं तो असेसमेंट दे रखे होते हैं। तो क्या है इसका मतलब कि सतत का मतलब है कंटिन्यूअसली। क्यों? बच्चे को अगर केवल साल के अंत में ही अगर परीक्षा देनी हो तो बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठा रहता है परीक्षा के प्रति। बच्चा परीक्षा देने में कतराता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर बना होता है परीक्षा को लेकर के। तो बच्चे को धीरे धीरे करके लगातार उसके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए और जो भी विषय वस्तु उसको पढ़ाई जा रही है उसका बच्चे का उस विषय वस्तु के प्रति समझ को देखने के लिए हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। पाठ के अंत में भी असेसमेंट होता है जो कि सतत मूल्यांकन का एक हिस्सा है। व्यापक मूल्यांकन बच्चों के आज टीचरों ने क्या है कि बच्चों का केवल एक ही कौशल, लेखन कौशल पर ही लेखन कौशल को ही मुख्य बिंदु मान करके उसका मूल्यांकन करना प्रारंभ कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी टीचिंग में चार प्रकार के कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका मूल्यांकन केवल लेखन कौशल के आधार पर ना होकर के व्यापक मूल्यांकन इन चारों लेखन, पाठन, श्रव्य कौशल, LS, वाचन कौशल, इन चारों को समाहित करके व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। उनका बच्चों का वाइवा लेकर के उनको और भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जैसे कि खेल कूद, जिससे कि उनमें समूह की भावना का भी विकास हो। इन सबको मिलाकर के व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। सतत मूल्यांकन बच्चों का साप्ताहिक परीक्षा करवा लो, मंथली टेस्ट करवा लो, हाफ ईयरली करवा लो, ये सभी सतत मूल्यांकन में आ जाते हैं। शिक्षण अधिगम में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं है कि बस टीचर आए और व्हाइट बोर्ड को भर के और बच्चों से बोल दिया कि बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, रट्टा मार लो, मैं कल पूछूंगा। ये नहीं है एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा में भाई
अगर बच्चों के लिए शिक्षा है तो उनका भी तो कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए शिक्षा में। हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर करके या फिर कोई को करिकुलर एक्टिविटी करा करके अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी हम शिक्षा में सुनिश्चित करेंगे, तभी हमारी उद्देश्यपूर्ण शिक्षा सार्थक हो पाएगी। जो हमारी एनसीएफ 2005 का मूल स्रोत जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख है जिसका नाम है सभ्यता एवं प्रगति। इसी पर आधारित है। मूल प्रेरणा, मूल स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर का लेख सभ्यता एवं प्रगति है। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि एनसीएफ में कुल टोटल 180 पेज का दस्तावेज है। इस दस्तावेज को 5 अध्याय और 2 परिशिष्टों में समाहित किया गया है। इस जो एनसीएफ 2005 है उसकी सचिव श्वेता उत्पल है। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे भारत में मुख्यतः 22 भाषाएं बोली जाती हैं और एनसीएफ 2005 का जो अनुवाद किया गया है वो 22 अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिससे कि हमारे देश का कोई भी कोना एनसीएफ 2005 से अछूता ना रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है, सॉरी एक सेकंड ये रह गया, जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो एनसीईआरटी की बैठक हुई थी जो 14 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक चली थी। इसी का परिणाम है कि एनसीएफ 2005 का जन्म हुआ। दोस्तों आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए बोल दे तो कट जाएगा, बोल 2004 लेके चल सकते। हाँ दोस्तों 14 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई 2004 तक एनसीईआरटी की बैठक हुई थी, जिसका उसके बाद में बधाई हो 2005 हुई है, एनसीएफ 2005 हुई है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा और कम लेंदी क्लास में एक पूरा निचोड़ एनसीएफ 2005 के प्रति हमने देखा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार साथियों।